हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप सबकी वजह से मेरा चैनल काफी अच्छे से चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं सब्जेक्ट्स को लेके जिनको मैं पूरा नहीं कर पाता। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसको मैनेज करके आपने जितने सब्जेक्ट्स डाले हैं जिन पे आपको वीडियोस चाहिए वो जरूर मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमारे एग्जाम सर पे हैं और जो कि एमसीक्यूज बेसिस पे होने वाले हैं। आपने जो भी पढ़ा है हमने प्रिपरेशन तो कर लिया है, लेकिन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज का भी वीडियो डालिए ताकि एग्जाम में हमें काफी मदद मिले। तो स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट का तो ऑलरेडी एमसीक्यू बना हुआ है, आप सीरीज में जाकर चेक कर लें। यूनिट थर्ड यानी मैग्नेटिक मटेरियल के एमसीक्यूज नहीं है। तो आइए स्टूडेंट, आज हम मैग्नेटिक मटेरियल पे बेस्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफी मजेदार ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। प्लस आप वीडियो को जब कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपके साथ गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, जिस गूगल फॉर्म में आप इन एमसीक्यूज का फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जिस भी स्टूडेंट ने भी हाईएस्ट स्कोर किया है डेफिनेटली उसका नाम मैं यहाँ डिटेल में दूंगा। तो आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, हेनरी, वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर और एम्पियर पर मीटर। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने मैग्नेटिक मटेरियल्स पे सीरीज बना के डाला हुआ है। अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पॉज करें, पहले मैग्नेटिक मटेरियल अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप ये एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट करें, फिर आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टिक कर लिया है। तो आइए मैं करेक्ट आंसर के बारे में बात करता हूं, दैट इज बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज वेबर, जिसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग आर्मेचर एंड ट्रांसफार्मर कोर which have dash permeability and dash hysteresis loss। जब हम मशीन यानी ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल मशीन बनाते हैं तो बेसिकली हमें मैग्नेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है ताकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से सेटअप करा सकें। उस कंडीशन में जब हम मशीन के आर्मेचर और ट्रांसफार्मर के कोर बनाते हैं तो सिलेक्शन के टाइम में हमें दो प्रॉपर्टीज को ध्यान रख के मटेरियल को सेलेक्ट करना होता है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है परमिएबिलिटी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हिस्टेरेसिस लॉस। तो आइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ढूंढते हैं। ऑप्शन ए है हाई हाई, ऑप्शन बी लो हाई, ऑप्शन सी हाई लो एंड ऑप्शन डी है लो एंड लो। तो परमिएबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस कैसा होना चाहिए, आप जल्दी से सही आंसर को सेलेक्ट करें। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर है सी, यानी परमिएबिलिटी होनी चाहिए हाई और उसका हिस्टेरेसिस लॉस होना चाहिए लो, यानी परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा हाई होगी मैग्नेटिक फ्लक्स उतनी आसानी से उतना ज्यादा अमाउंट में सेटअप होगा, और हिस्टेरेसिस लॉस जितनी लो होगी मशीन का एफिशिएंसी आउटपुट उतना हाई होगा। स्टूडेंट, अगर परमिएबिलिटी हिस्टेरेसिस लॉस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो ट्रांसफार्मर सीरीज में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को आसानी से देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। आइए स्टूडेंट, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन। हम सिलिकॉन स्टील को इलेक्ट्रिकल मशीन में क्यों यूज करते हैं, क्यों हम यूज करते हैं सिलिकॉन को स्पेशली स्टील के साथ। तो उसका रीजन है लो करेक्टिविटी, लो रिटेंटिविटी, हाई हिस्टेरेसिस लॉस एंड हाई करेक्टिविटी। स्टूडेंट, आप करेक्ट आंसर को जल्दी से सिलेक्ट करिए। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने है दैट इज सी, यानी लो हिस्टेरेसिस लॉस। स्टूडेंट, हम नॉर्मली जब हम मैग्नेटिक कोर बनाते हैं तो स्टील के साथ हम 3 to 5% सिलिकॉन को ऐड करते हैं। अब सवाल ये है कि सिलिकॉन को ऐड करने से क्या होता है। ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल लॉसेस के बारे में एक वीडियो बनाया है जहां आप जाके काफी डिटेल में देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है कंपेयर टू कंडक्टर, और जब हम इसको स्टील के साथ ऐड करेंगे तो ओवरऑल ये रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी बढ़ा देगा, और रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है स्टूडेंट एडी करंट मिनिमम से मिनिमम इंड्यूस्ड होगा, और इसलिए हम सिलिकॉन को ऐड करते हैं। पैरेलल बेनिफिट ये है कि मटेरियल के हिस्टेरेसिस लॉस की प्रॉपर्टी को भी, हिस्टेरेसिस लॉस को भी मिनिमाइज कर देता है। तो स्टूडेंट, अगर हिस्टेरेसिस लॉस को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप ट्रांसफार्मर सीरीज में जाके लॉसेस का वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हिस्टेरेसिस लॉस लिस्ट डिपेंड, सबसे कम किस पे डिपेंड करता है हिस्टेरेसिस लॉस। चार ऑप्शन है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, फ्रीक्वेंसी, स्टीनमेट्स कोएफिशिएंट एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, और इसका करेक्ट आंसर हमारे सामने है दैट इज डी, यानी एम्बिएंट टेम्परेचर। स्टूडेंट,
हिस्टेरिसिस लॉस की अगर मैथमेटिकल एनालिसिस को भी अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी, उस फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम पे, और इस फ्लक्स डेंसिटी की जो रेंज होती है इसके लिए एक कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्टीमर्ट्ज कांस्टेंट, और इसकी रेंज 1.6 से 2.6 होती है, डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, वी होता है वॉल्यूम, यानी इन तीन पे तो डिपेंड करती है। लिस्ट डिपेंडेंसी उसकी एम्बिएंट टेम्परेचर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट, An air gap is usually inserted in magnetic circuit. Magnetic circuit में एयर गैप बनाने का क्या रीजन है? ऑप्शन ए इंक्रीज एमएमएफ, ऑप्शन बी इंक्रीज द फ्लक्स, ऑप्शन सी प्रिवेंट सैचुरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, और करेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट सैचुरेशन। जब हम एयर गैप को ऐड करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में तो ओवरऑल बेनिफिट है, मैग्नेटिक मटेरियल्स की सैचुरेशन लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर आप एयर गैप का बीएच कर्व देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल का देखेंगे तो उसमें सैचुरेशन होता है। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टिव कॉइल इज मैक्सिमम, यानी किसी इंडक्टिव कॉइल में करंट का राइज चेंज होना, बढ़ना मैक्सिमम कब होता है? एट 63.2% ऑफ steady value, starting of current flow after one time constant, or near the final maximum value of current. Very simple and very tricky question, और इसका करेक्ट आंसर होगा at the start of current flow। जैसे करंट फ्लो स्टार्ट होता है उसी समय करंट का जो रेट ऑफ राइज होता है इंडक्टिव सर्किट में वो मैक्सिमम होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, conductivity is analogous to retentivity, resistivity, permeability and inductance। मैं यहाँ थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ आंसर के सिलेक्शन से पहले। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के कंपेयर करते समय हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी के जैसे मैग्नेटिक सर्किट में कौन सी प्रॉपर्टी है, और यहाँ वही आंसर हमें सेलेक्ट करना है। मुझे उम्मीद है आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट करेक्ट आंसर है सी, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी के जैसा मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होता है, और इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी के एनालॉगस मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी है। स्टूडेंट काफी डिटेल में मैंने एक वीडियो इस पे बनाया है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज आप पहले उसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप होने को अपोज कौन करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हमारे सामने है, रिलेक्टिविटी, एमएमएफ, परमियंस एंड रिलक्टेंस। स्टूडेंट करेक्ट आंसर आप जानते हैं एंड इट इज रिलक्टेंस। एंड रिलक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के फ्लक्स को सेटअप होने से रोकता है, अपोज करता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, यानी रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा? यानी 1 रिलक्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रिलक्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडियो सीरीज में आप जाके एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने चारों में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया होगा, और करेक्ट ऑप्शन है परमियंस। तो स्टूडेंट मैं बोल सकता हूं रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल हमेशा परमियंस कहलाता है। रिलक्टेंस इज कॉल्ड परमियंस, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को फ्लक्स को फ्लो होने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, परमानेंट मैग्नेट्स आर नॉर्मली मेड ऑफ, किसके बनते हैं परमानेंट मैग्नेट? इन चारों में से करेक्ट आंसर ऑप्शन आप ढूंढिए स्टूडेंट। परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो मैग्नेट जो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होते, पर एक बार मैग्नेटाइज हो गए तो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होते, ऐसे मटेरियल को हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। और चारों में से करेक्ट आंसर है स्टूडेंट ए, दैट इज एल्यूमिको अलॉय। स्टूडेंट अगर आपको परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट के बीच में कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मैग्नेटिक मटेरियल और ट्रांसफार्मर के वीडियो सीरीज को रेफर कर लें। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंडक्टेंस इज एनालॉगस टू। कंडक्टेंस किसका एनालॉगस होता है? यहाँ फिर से एनालॉगस की जब बात हो रही है तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर ढूंढ लिया होगा, या फिर अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस करने में काफी आसानी मिलेगी। और करेक्ट आंसर है परमियंस, यानी जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस करंट को फ्लो होने में मदद करता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस क्या करता है? फ्लक्स के सेटअप होने में मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी बहुत इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। जब हम रिटेंटिविटी की बात करेंगे स्टूडेंट तो हमें बीएच कर्व तुरंत याद आता है, यानी बीएच कर्व में वो प्रॉपर्टी जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रिटेन होता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। और उसकी यूनिट्स हमारे सामने है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न पर मीटर या एम्पियर टर्न। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर ढूंढ लिया होगा, एंड दैट इज कॉल्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर। That is the unit of retentivity in magnetic material. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। वेरी सिंपल, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस क्या होगा स्टूडेंट? रिलक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लक्स के सेटअप होने को रोकता है, और इसकी यूनिट है 1/हेनरी। वो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इसकी यूनिट है 1/हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बोथ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर डबल्ड to the value, the time constant remain unchanged, initial rate of rise of current is doubled, final steady current is doubled, time constant is half। यानी जब इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम डबल कर देते हैं किसी कॉइल में, तो इनमें से किसमें चेंज आता है? मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर को टिक कर लिया होगा, और सही आंसर हमारे सामने है, एंड इट इज ए। यानी जब हम चेंज करते हैं तो टाइम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज, क्योंकि टाइम कांस्टेंट आर कॉइल का होता है एल बाई आर। जब आपने एल को भी डबल कर दिया, रेसिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो फिर से वैल्यू वही आएगी एल बाई आर, यानी टाइम कांस्टेंट दोनों के डबल होने में अनचेंज हो जाता है, कोई चेंज नहीं आता। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्ड स्टील इज सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। यानी हार्ड स्टील्स को ही हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जनरली यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए है इट हैज गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी its hysteresis loop has large area, option C its mechanical strength is high, and option D its mechanical strength is low। तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है इसमें फर्स्ट, एंड दैट इज इट्स हैज गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जब हम बीएच कर्व बनाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस करते समय हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट प्रॉपर्टी शोज रिटेंटिविटी, और रिटेंटिविटी बताती है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को रिस्टोर करके रख सकता है आफ्टर एक्साइटेशन विल बी जीरो। और इसी कंडीशन को हम इसी प्रॉपर्टी को हम जनरली चूज करते हैं एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसीलिए ऑप्शन ए ज्यादा करेक्ट है। और स्टूडेंट फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप ट्रांसफॉर्मर सीरीज में हिस्टैरिसीस लॉस का वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है? तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, फिर भी एक एवरेज रेंज हम बात कर सकते हैं। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लीज आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने है, दैट इज मोर देन 100 और 1000। यानी इसका रेंज मोर देन 100 या 1000 से ज्यादा होता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी टोटल परमिएबिलिटी होती है एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी वैक्यूम की पूछ रहा है कितनी होती है? वेरी सिंपल एंड ट्रिकी क्वेश्चन। चार ऑप्शंस आपके सामने है, 1 हेनरी पर मीटर, 1/4 पाई, एंड 4 पाई इंटू 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट करिए। तो ये स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, दैट इज 1। यानी जब वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम मतलब जहां एयर नहीं हो, जब हम एयर को शक कर लेते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड वैक्यूम। और वैक्यूम मटेरियल में रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है? वैक्यूम स्टेज में रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है? दैट इज 1। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट, those materials which are well suited for making permanent magnets which have dash retentivity and dash correctivity। यानी वो मटेरियल्स जो परमानेंट मैग्नेट बनाने में ज्यादा सुटेबल हैं, उनके अंदर रिटेंटिविटी और करेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए लो हाई, ऑप्शन बी हाई हाई, ऑप्शन सी हाई लो, ऑप्शन डी लो लो। ऐसा ही क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं स्टूडेंट। करेक्ट आंसर आप फटाफट सेलेक्ट करिए, और करेक्ट आंसर हमारे सामने है, एंड दैट इज ऑप्शन बी हाई एंड हाई। यानी उस मटेरियल की रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी मींस, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो प्रॉपर्टी जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को, रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को रिटेन करके रखता है, और करेक्टिविटी यानी मैग्नेटाइजेशन फोर्स को सस्टेन करके रखता है, वो कैसा होना चाहिए? तो स्टूडेंट परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का जो बीएच कर्व होता है वो काफी वाइडर होता है, जबकि
टेम्पोररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का बीएच कर्व काफी नैरो होता है, तो स्वाभाविक है परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल में रिटेंटिविटी और करेक्टिविटी दोनों के दोनों हाई होंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाई एंड हाई। ज्यादा डिटेल के लिए ट्रांसफार्मर सीरीज का वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। व्हाइल कंपेयरिंग magnetic and electric circuits, the flux of magnetic circuit is compared with which parameter of electrical circuit? जब हम मैग्नेटिक सर्किट के फ्लक्स का कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के किस पैरामीटर से उसका हम कंपैरिजन करेंगे? तो स्टूडेंट, जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स सेटअप होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ ना कुछ फ्लो होता होगा। तो स्टूडेंट, चार ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा और इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी दैट इज करेक्ट। यानी जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स सेटअप होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की वैल्यू फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट, परमिएबिलिटी इन अ मैग्नेटिक सर्किट corresponds to डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी मैग्नेटिक सर्किट में जो परमिएबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किससे रिलेटेड होती है? स्टूडेंट, चार ऑप्शंस हमारे सामने, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। मुझे उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा और इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यानी मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराने वाली एबिलिटी, जिसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द मटेरियल्स फॉर गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड हैव, यानी वो मटेरियल जिसके अंदर ज्यादा अच्छी एनर्जी स्टोर हो सके, मैग्नेटिक मेमोरी अच्छी से हो सके, उसको अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? लो हिस्टैरिसीस लॉस, हाई परमिएबिलिटी, लो रिटेंटिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। बहुत ट्रिकी और सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जानते होंगे और इसका करेक्ट आंसर है हाई रिटेंटिविटी। जो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को रिटेन करके रखेगा उसके अंदर, यानी मेमोरी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई जो मटेरियल जिनके अंदर अच्छी मैग्नेटिक मेमोरी होती है उनकी रिटेंटिविटी अच्छी होनी चाहिए, यानी वो अच्छे परमानेंट मैग्नेट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसे तो ये क्वेश्चन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए पूछा था कि आप कंफ्यूज हो, अदरवाइज ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप अप हो, ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप डाउन हो, मैग्नेटिक कोर बनाने का क्या पर्पस है? चार ऑप्शंस, चारों आपके सामने हैं, अच्छे से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करिए। मुझे उम्मीद है आपने टिक कर लिया होगा और करेक्ट ऑप्शन इसका है दैट इज सी, टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। क्योंकि मैग्नेटिक कोर होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली सेटअप होगा सिस्टम के अंदर और ओवरऑल जिससे मैग्नेटाइजिंग करंट की मैग्नीट्यूड डिक्रीज होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट, लैमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर यूज्ड टू रिड्यूस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कॉपर, एडी करंट, हिस्टैरिसीस एंड ऑल ऑफ द अबव। अब फटाफट से आंसर को टिक करिए। करेक्ट आंसर इज बी। स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेके तो ट्रांसफार्मर सीरीज में लॉसेस का वीडियो है, आप बहुत डिटेल में वहां पे लॉसेस के बारे में जान सकते हैं, प्लीज आप जरूर देख लें। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, लैमिनेशन करने के पीछे रीजन ये है ताकि कोर के अंदर जो फ्लक्स से एडी करंट डेवलप हो रहा है, जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, जो ईएमएफ बन रहा है, उसका इंपैक्ट मिनिमम से मिनिमम हो, वो कम से कम करंट बने और करंट बन भी गया तो आगे सरपास नहीं हो सर्किट्स में, इसीलिए हम यहाँ लैमिनेशन लगाते हैं बहुत डिटेल में। लैमिनेशन एक तरीका है मिनिमाइज करने का, दूसरा तरीका है पतले पतले शीट्स काटना एडी करंट के असर को कम करने के लिए, और तीसरा तरीका है सिलिकॉन को ऐड कर देना 3 से 5%। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप वीडियो को देख के काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई। सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे क्यों नहीं काम करता है। बहुत सिंपल और बहुत फेमस क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर को टिक कर लिया होगा। तो आइए स्टूडेंट सही आंसर की बात करते हैं। इसका सही आंसर सी है और इसलिए है क्योंकि किसी भी मशीन में ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो, यानी फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो। जबकि ट्रांसफार्मर में जब हम डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी से जो फ्लक्स बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा और उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ वर्किंग कंडीशन में 0 होगा। तो एक्सेप्ट ट्रांसफार्मर के स्विचिंग ऑपरेशन, यानी ट्रांसफार्मर को ऑन और ऑफ करते समय को छोड़ के उसमें ईएमएफ कभी भी इंड्यूस नहीं होता और इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी मशीन पे काम नहीं करता। काफी डिटेल में आंसर जानना है स्टूडेंट, ऑलरेडी ट्रांसफार्मर सीरीज में वीडियोस है, प्लीज देख के समझ लें।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 60 वोल्ट एसी, द सेकेंडरी कॉइल इज 330 ओम लोड, द टर्न्स रेशियो इज 3:1, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं स्टूडेंट। एज पर IEEE स्टैंडर्ड जो हमारा नोमेनक्लेचर है उसके अनुसार टर्न्स रेशियो होता है N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, और इसको हम बोलते हैं K। कुछ बुक्स में टर्न्स रेशियो को हम ऐसा भी बोलते हैं N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, और उसकी वैल्यू होती है A। यहाँ पे जो टर्न्स रेशियो दिया है उसकी वैल्यू है 3:1, तो मैं यहाँ रिलेशन लगा सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 3:1 यानी N1 अपॉन N2। यहाँ मुझसे V2 पूछ रहा है तो V2 इक्वल टू V1/3, और V1 की वैल्यू कितनी दी है, सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है स्टूडेंट 60 वोल्ट, तो 60/3 इक्वल टू होगा 20 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट है 20 वोल्ट। अगर आप N2 अपॉन N1 को मानेंगे स्टूडेंट तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1:3, नहीं तो आपका आंसर 180 आएगा। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन अ सर्टेन ट्रांसफार्मर द इनपुट पावर इज प्राइमरी इज 120 watt, इफ 8.5 watt are lost to the winding resistance, what is the output power neglecting other issues? तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, 120 watt प्राइमरी इनपुट पावर है, उसमें से लॉसेस सिर्फ 8.5 watt है, तो बाकी रिमेनिंग आउटपुट पावर क्या पूछ रहा है, जब अदर लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कोर लॉसेस को और अदर लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर आपने टिक कर लिया होगा स्टूडेंट। इट्स आंसर इज सी, दैट इज 111.5। आपने 120 माइनस 8.5 किया तो स्वाभाविक है 111.5 आएगा, क्योंकि आउटपुट पावर इक्वल टू P आउटपुट इक्वल टू P इन माइनस लॉसेस। दिस इज ऑल अबाउट दिस MCQ। उम्मीद है आपको पसंद आया। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें।